हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं इडियम्स और फ्रेजेस, और जो सीरीज चलेगी अभी वो है आपका मोस्ट रिपीटेड 200 इडियम्स की। यानी एसएससी ने ऐसे 200 इडियम्स जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे हैं, उन सारे इडियम्स को ट्रिक के माध्यम से, एक अलग अप्रोच के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे ये सारे इडियम्स आपको क्लास में ही याद हो जाए। आपको कभी भी एक्स्ट्रा क्लास करने की जरूरत ना पड़े और कभी भी आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। इडियम सारे इडियम्स आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे साथियों। और जिस बुक को प्रीफर कर रहे हैं साथियों, वो है आपका ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। इस बुक के बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं, सबसे बेस्ट बुक है खासकर वोकैबुलरी के लिए। तो इसी बुक से हम सभी इडियम्स को करने वाले हैं। तो आइए करते हैं साथियों वीडियो को शुरू। आपका जो आज का पहला इडियम्स होने वाला है साथियों, वो है आपका अ रेड लेटर डे। सबसे पहले बात करते हैं ये जो इडियम्स है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। साथियों, ये जो इडियम्स है आपका, इसका मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट डे, या फिर अ डे डैट इज प्लीजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल। यानी एक ऐसा दिन जो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, या फिर एक ऐसा दिन जो आपके लिए मेमोरेबल है, यादगार है। जैसे या फिर आपका जन्मदिन हो, ठीक है, या फिर मैरिज एनिवर्सरी हो। तो ये सब जो दिन होता है साथियों, या ये आपके लिए यादगार होता है। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे। कोई भी ऐसा दिन जो आपके लिए खास हो, ठीक है, चाहे वो कोई त्यौहार हो, जन्मदिन हो, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उसी को हम लोग कहते हैं अ रेड लेटर डे। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, तो ये तो इसका अर्थ हो गया साथियों। अ रेड लेटर डे का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि इसको आप याद कैसे रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसके ट्रिक को आप समझिएगा। जब भी आपके एग्जाम में आता है अ रेड लेटर डे, तो आपको याद करना है, एक एज्यूम करना है एक कैलेंडर के बारे में। जैसे मैंने एक कैलेंडर का यहाँ फोटो लगा दिया है, ठीक है, आपको कैलेंडर के बारे में सोचना है, और सोचना है कि कैलेंडर में कुछ ऐसे ऐसे फॉन्ट भी होते हैं जो आपके रेड कलर में होते हैं। जैसे इस कैलेंडर को देखिए, कुछ ऐसे हैं, देखिए यहाँ पे 13 है, 14 है, 26 है, 32, 9, 16, 23, ये सब क्या है साथियों, ये सब रेड फॉन्ट में लिखे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जनवरी, देखिए मैंने जनवरी का कैलेंडर उठाया था, तो जनवरी मंथ में ये सारे लेटर कुछ ना कुछ खास मतलब थे, इस दिन कुछ ना कुछ थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 26 जनवरी को उठाएं, तो 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे था। ठीक है, तो इसको क्या किया इन्होंने, रेड कलर में कर दिया। ठीक है, 13 और 14 जनवरी को क्या, तो मकर संक्रांति मनाया जाता है कई सारे स्टेट में। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला कॉलम है, आपको पता है कि ये संडे है ना, और ये संडे है तो संडे को सारा स्पेशल डे होता है हमारा, संडे को हर एक लोगों के लिए स्पेशल होता है। तो उन्होंने क्या किया, रेड लेटर में लिख दिया। तो जब भी आएगा आपके एग्जाम में रेड लेटर डे, तो आपको क्या समझना है कि कैलेंडर में रेड लेटर डे कौन सा होता है, तो जो खास होता है, या तो कोई त्योहार होता है, या तो संडे होता है, मतलब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपका गिफ्ट ऑफ द गैब। बहुत ही शानदार ये भी वर्ड है, ये भी आपका इडियम है, बहुत ही शानदार, गिफ्ट ऑफ द गैब। सबसे पहले समझते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, ये जो आपका इडियम्स है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका इडियम्स है साथियों, गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है साथियों एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो बोलने में बहुत ही ज्यादा कुशल हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर मुहावरे में बोलते हैं कि क्या तुम्हारे जीवा पर सरस्वती का वास है क्या, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं वाक्य पटुता की क्षमता। वाक्य पटु एक वर्ड है साथियों, इसका मतलब होता है बोलने में बहुत ही कुशल। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इडियम्स के रूप में, गिफ्ट ऑफ द गैब। अब इसका ट्रिक देखिएगा, देखिए ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, याद करने का तरीका आपको पता चला। अब इसका ट्रिक देखिएगा कैसे आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो ये जो आपका इडियम था गिफ्ट ऑफ द गैप, सबसे पहले मैं बता दूं कि 11 बार एसएससी ने इसे पूछा है। ठीक है, 11 बार इस क्वेश्चन को एसएससी ने आपके एग्जाम में पूछा है। ट्रिक देखिए, देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप का मतलब होता है दोस्तों गपशप करना। गैप का मतलब क्या होता है, गपशप करना। गिफ्ट मतलब तो समझ ही रहे, तो आपको याद रखना है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको गिफ्ट मिला है। ठीक है, कैसा गिफ्ट, तो गॉड गिफ्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको गिफ्ट मिला है, तो कैसा गिफ्ट, तो गॉड गिफ्ट मिला है। किस लिए, तो गपशप करने के लिए, मतलब बात करने के लिए। तो अब देखिए सोचिए कि अगर गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट है किसी व्यक्ति के पास गपशप करने का, बात करने का, तो इसका मतलब क्या है कि वो बेहतरीन तरीके से बातों को बोलता होगा, उसके जिह्वा पर सरस्वती का वास होगा। ठीक है साथियों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बड़े एग्जाम्पल है आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, ये कोई भी बात सही हो गलत हो एकदम बेहतरीन तरीके से बातों को रखते हैं।
ठीक है साथियों, या विदेश में भी जाते हैं तो बातों को बेहतरीन तरीके से रखते हैं, तो ये गिफ्ट ऑफ द गैप जो है इनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये इडियम्स इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इडियम्स है साथियों, अ हार्ड नट टू क्रैक। अगला इडियम्स क्या है आपका, अ हार्ड नट टू क्रैक। अगर इसके बारे में बात करें तो 10 बार आपके एसएससी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। इसका देखते हैं अर्थ क्या होता है। अ हार्ड नट टू क्रैक का अर्थ होता है साथियों डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, मतलब कठिन कार्य, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या फिर अ टफ चैलेंज, या डिफिकल्ट पर्सन। ये सारा अर्थ इसका होता है। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसको क्या क्या कहेंगे हम, लोहे के चने चबाना, मुहावरा के रूप में, या फिर मुश्किल काम। अ हार्ड नट टू क्रैक, ये इडियम है, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, मुश्किल काम। ठीक है, एक ऐसा कार्य, एक ऐसा वर्क जो आपके लिए डिफिकल्ट हो, टफ हो करना, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग बोलेंगे अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, अब देखते हैं इसको आप याद कैसे रखिएगा। देखिए इडियम से बहुत सारे लोग मैसेज भी किए थे हमें पर्सनल कि इडियम से बहुत उनको डर लगता है, क्योंकि इडियम्स का मतलब ही नहीं समझ में आता है। तो जब आप देखिए हर एक चीज का तरीका होता है, हमारा माइंड कब गेन करता है ना, जब कोई चीज को फिगर के साथ बताया जाए। जैसे आप देखिए अ हार्ड नट टू क्रैक, तो आप एक फिगर में देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक पर्सन है, वो एक बड़े हथौड़े से एक नट को क्रैक करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो बड़े हथौड़े से एक नट को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नट जो टूट नहीं रहा है। तो इस व्यक्ति के लिए देखिए एकदम परेशान लग रहा है, गुस्से में लग रहा है। तो इस व्यक्ति के लिए नट को तोड़ना, ठीक है, आसान काम है कि कठिन काम, आप ही आंसर दीजिए इसका, है ना। तो ये तोड़ नहीं पा रहा है ऐसे, तो इसके लिए ये कठिन काम हो गया। तो जब भी आएगा अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब आपको रिलेट करना है इसे कि एक ऐसा हार्ड नट है जो एक व्यक्ति तोड़ रहा था, उसे टूट नहीं रहा था, ठीक है, क्रैक नहीं हो रहा था, टूट नहीं रहा था। तो एक ऐसा हार्ड नट जो क्रैक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, मतलब वो उसको तोड़ना एक कठिन काम है, मुश्किल काम है। ठीक है साथियों, तो इस फिगर के माध्यम से आप इस इडियम्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो आपका इडियम्स है, अ विल्ड गूज चेस। अगला जो इडियम्स साथियों, अ विल्ड गूज चेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल सर्च का मतलब बेकार खोज, है ना, निरर्थक खोज। अगर इसको इसी को हिंदी में बात करिएगा तो क्या बोलिएगा, निरर्थक खोज। इसका कुछ और इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यानी एक ऐसा एडवेंचर जिसमें आपको कोई भी लाभ ना हो। ठीक है, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, या फिर अ वर्थलेस हंट और चेस, मतलब एक ऐसा चेस, एक ऐसा एडवेंचर जिसमें आपको कुछ भी फायदा ना हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, उसे ही हम लोग बोलेंगे अ विल्ड गूज चेस। ठीक है, अब देखिए इसको आप याद कैसे रखिएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान कैसे रखिएगा वो अब देखिए यहां पे। देखिए चेस का मतलब क्या होता है साथियों, चेस का मतलब होता है पीछा करना। चेस का मतलब क्या होता है, चेस का मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, गूज का मतलब होता है बत्तख। गूज का मतलब क्या होता है साथियों, बत्तख। तो एक ऐसा, विल्ड मतलब जंगली है ना, तो कोई एक व्यक्ति है, जैसे आप देखिए फिगर में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, ये जो लड़का है, ये एक जंगली बत्तख का पीछा कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक बत्तख का पीछा कर रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए कि बत्तख क्या आगे बढ़ते जाएगा, उड़ जाएगा, इसको कुछ भी मिलेगा क्या। अगर ये व्यक्ति ये लड़का जो है बत्तख का पीछा कर रहा है, चेस कर रहा है उसको, तो इसको कुछ भी प्राप्त होगा क्या, इसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूटाइल सर्च है, ये निरर्थक, बेकार का ये प्रयास है। ठीक है, वर्थलेस हंट है। ठीक है, तो इस फिगर के माध्यम से आपको याद रखना है। फिर से रिपीट करते हैं, ट्रिक क्या है, अ विल्ड गूज चेस। जैसे ही इडियम्स आपके एग्जाम में आए तो क्लिक करना चाहिए। अच्छा, चेस मतलब तो होता है पीछा करना, गूज का मतलब तो बत्तख, यानी एक लड़का था फोटो में, फोटो को याद करना, एक लड़का था फोटो में जो बत्तख का पीछा कर रहा था, लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अब बताइए बत्तख का पीछा करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो एक ऐसे एडवेंचर पर था जिसमें उसको कुछ भी लाभ नहीं था, कुछ भी फायदा नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं साथियों, आपका अगला इडियम्स है फेस द म्यूजिक। ये भी एसएससी ने आपके 10 बार पूछे हैं, 10 बार आपके अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है। आप सोच सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका। तो क्वेश्चन क्या है साथियों, फेस द म्यूजिक, इडियम है आपका फेस द म्यूजिक। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। फेस द म्यूजिक का अर्थ होता है गेट रिप्रीमेंडेड, मतलब क्या होता है कि कोई भी आप ऐसा काम करते हैं, ठीक है, जिसके बदले में आपको डांट पड़ती है, ठीक है, या फिर उसके लिए आप पनिश किए जाते हो, बी पनिश्ड। ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलेगा,
टू बियर द कंसिक्वेंसेस, ठीक है, मतलब परिणाम को भुगतना, एक्सेप्ट द ब्लेम, ये सारा अलग अलग अर्थ है, लेकिन इडियम एक ही है साथियों, फेस द म्यूजिक। अगर शुद्ध हिंदी में या मुहावरे के टर्म में बात किया जाए तो इसको बोलते हैं किए का परिणाम भुगतना, यानी आपने जो भी काम किए हैं उसका क्या कर रहे हैं आप, परिणाम भुगत रहे हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फेस द म्यूजिक, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया फेस द म्यूजिक का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में। अब बात करते हैं कि इसका ट्रिक क्या है, आप इसे कैसे याद रखेंगे। तो फिर से वही चीज, फिगर को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये फिगर मैंने आपके लिए ही लगाया है ताकि आपको लॉन्ग टाइम याद रहे। अब फिगर ये ट्रिक क्या है साथियों, कि ये जो लड़का बैठा हुआ है इसने क्या किया, पहले ये जो डीजे था आपका ये बज रहा था, ठीक है, ये जो डीजे बज रहा था, इसने क्या किया कि गया और वॉल्यूम इसका पूरा फुल कर दिया। ये जो लड़का था क्या किया, जाके इसका वॉल्यूम फुल कर दिया, वापस आके बैठा तो इतना जोर का आवाज आ रहा था, इतना जोर का आवाज आ रहा था कि ये सही से बैठ नहीं पा रहा था। तो ये जो चीज हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये किसके द्वारा हुआ, तो इसी व्यक्ति के द्वारा हुआ। इसने गया, ये व्यक्ति गया और जाकर इस स्पीकर का, इस डीजे का क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो इसने जो काम किया उसका परिणाम इसको मिल रहा है। देखिए स्पीकर से बहुत ही तेज आवाज आ रही है, एकदम पूरा इसका होश उड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर के माध्यम से आपको क्या करना है, याद रखना है इसे, ठीक है साथियों। तो आई थिंक ये फिगर आपके माइंड में रहेगा, जब भी फेस द म्यूजिक आएगा तो आपको इस फिगर से रिलेट करना है कि म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड हो गया था, ये व्यक्ति जाके क्या किया, उसका जो म्यूजिक है, सॉरी उसका जो टोन है उसको बढ़ा दिया। तो इसके टोन से वो क्या किया, वो ये व्यक्ति परेशान हो रहा है, ठीक है। तो मतलब म्यूजिक को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, फेस द म्यूजिक। इसने क्या किया, म्यूजिक बजाया तो था पर लाउड आवाज हो गया था, तो उसको अब फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो व्यक्ति जो काम किया था उसका परिणाम भुगत रहा है, किए का परिणाम भुगतना, ठीक है साथियों, याद रहेगा आपको ये। अगला है वंस इन अ ब्लू मून। अगला इडियम्स आपका क्या है, अगला इडियम्स है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, ये जो आपका इडियम्स है वंस इन अ ब्लू मून, ये भी 10 बार आपके एसएससी ने रिपीट किए हैं। इसका अर्थ होता है साथियों कभी कभार, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कभार दिखे, है ना, बहुत रेयरली, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत ही रेयर दिखे, ठीक है। तो ये तो इसका अर्थ हो गया इंग्लिश और हिंदी में वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हो गया साथियों, कभी कभार दिखने वाला, रेयरली। अब बात करते हैं इसको आप याद कैसे रखेंगे, ठीक है। अब बताइए साथियों कि मून जो होता है यानी चंद्रमा जो होता है उसका कलर कैसा होता है, कैसा दिखता है आपको, ठीक है। आप बताइए कि मून जो होता है, चंद्रमा होता है, वो कैसा दिखता है, तो वो नॉर्मल वाइट दिखता है, ठीक है, जब आप रात को देखते हैं तो, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ब्लू मून आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे आप देखिए ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, यहां पे ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसको कैसा चंद्रमा दिख रहा है, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसको कैसा चंद्रमा दिख रहा है, तो यहां पर ब्लू दिख रहा है ना, ये जो व्यक्ति यहां बैठा हुआ है इसको ब्लू कलर में ये चंद्रमा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको पता है, आपको याद कैसे रखना है कि वंस इन अ ब्लू मून, तो आप इसको रिलेट करिएगा इस फिगर से कि आपको पता है कि ब्लू मून हर बार दिखता नहीं है, ठीक है, ब्लू मून कभी कभार दिखता है। तो मून जो जिसका कलर जो ओरिजिनल कलर है वो ब्लू होता नहीं। देखिए मैंने ओरिजिनल जो आपका मून का कलर ब्लू जब दिखता है तो उसका भी फोटो मैंने लगा दिया है। जब कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है जिसके कारण जो मून का कलर है वो ब्लू दिखता है हमें, ठीक है, कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस होते हैं उसके कारण जो मून का कलर क्या है साथियों, ब्लू दिखता है। तो ये रोज तो नहीं होता है ना, आप बताइए कि रोज आप मून को ब्लू देखते हैं क्या, नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब क्या कि मून ब्लू तो दिख रहा है लेकिन वंस मतलब कभी कभार, है ना, ठीक है, कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून, एक बार जो है ना मून जो है वो ब्लू दिखाता है, इसका मतलब वो बार बार नहीं दिखता है, वो कभी कभार दिखता है, ठीक है। मून जो है ब्लू साथियों वो क्या है, कभी कभार दिखता है, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है ये इडियम्स को कि वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हो गया कि एक मून है जो ब्लू कलर का दिखता है कभी कभी, तो मतलब कभी कभी, रेयरली दिखता है, ठीक है, तो इसका अर्थ ही है रेयरली, ठीक है साथियों, याद रहेगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों टू बी अंडर द वेदर। अगला क्या है साथियों, अब अगला आपका इडियम्स है टू बी अंडर द वेदर। ये जो इडियम्स है आपका, इसको भी एसएससी ने 10 बार पूछा है आपके अलग अलग एग्जाम में। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है साथियों टू नॉट फील वेल, ठीक है, मतलब अच्छा महसूस नहीं करना, टू नॉट फील वेल, ठीक है, बेहतर महसूस नहीं करना। या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि टू फील सिक और अनहेल्दी, मतलब अपने आप को कमजोर महसूस करना या फिर अस्वस्थ महसूस करना, ठीक है। या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि टू बी इन लो स्पिरिट, ठीक है, ऊर्जा का अभाव होना आपके शरीर के अंदर।
और अगर ये सारी चीज़ों को हिंदी में बात करना हो तो एक लाइन में बोलिए बीमार होना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टू बी अंडर द वेदर। ठीक है साथियों, तो ये जो इडियम था इसका आपने अर्थ समझ लिया, इंग्लिश अर्थ और हिंदी अर्थ। अब देखते हैं कि इसको याद आप कैसे रखेंगे, ये जो आपका इडियम्स था इसको आप याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, जब भी ये इडियम्स आपके एग्जाम में आता है, टू बी अंडर द वेदर, तो वेदर का मतलब मौसम, तो आपको रिलेट करना है बारिश वाले मौसम से। आप देखिए ये जो लड़का है, ठीक है, ये जो लड़का है ये रास्ते से गुजर रहा था, ठीक है, तभी क्या हुई, तभी अचानक बादल आए और बारिश होने लगा। ये लड़का क्या था, रास्ते से गुजर रहा था, तो अभी क्या क्या आया, बादल आया और बारिश होने लगा, ठीक है। तो ये लड़का पूरी तरीके से भीग गया, और जैसे ही भीग के ये घर आया तो इसका तबीयत भयानक खराब हो गया, ठीक है, इसका तबीयत भयानक खराब हो गया। तो ये बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर हम उस वेदर यानी मौसम के संपर्क में नहीं आए होते, अगर हम बाहर नहीं निकले होते, तो ये लड़का क्या सोच रहा है कि अगर हम अंडर द वेदर नहीं आए होते, वेदर के अंदर मतलब मौसम, उस मौसम में नहीं आए होते, बारिश में नहीं गए होते, तब हमारा ये जो तबीयत खराब है, देखिए पानी चढ़ रहा है ऐसे, ये काम नहीं हुआ होता। तो आप इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि टू बी अंडर द वेदर, मतलब जब भी ये इडियम्स आता है साथियों, टू बी अंडर द वेदर, तो आपको रिलेट करना है कि अंडर द वेदर मतलब एक लड़का था, ठीक है, वो सोच रहा था कि अगर हम वेदर के अंडर नहीं जाते, यानी अगर हम बारिश में नहीं जाते तो हम स्वस्थ रहते, लेकिन ये तो चला गया, अंडर द वेदर है, चला गया ना, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो बारिश में गया तो वो बीमार पड़ गया, ठीक है। अभी भी देखिए ये थिंक सोच रहा है, ये लड़का बैठे बैठे सोच रहा है क्या कि बारिश में अगर नहीं भीगे होते तो, ठीक है, तो ये अंडर द वेदर मतलब बीमार है, इसका ये ट्रिक यही था, ठीक है। ये जो मैं बताता हूं बस आपको याद करने का तरीका बताता हूं, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से एकदम सिंपल वे में याद रख सकें। कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है, एकदम सिंपल है जो आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये आपको याद रहेगा। अगला साथियों, टू अस्मिल अ रैट। अगला आइडियम्स क्या है, अगला आइडियम्स है टू अस्मिल अ रैट। इसे भी एसएससी ने 10 बार पूछे हैं, आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं ये आइडियम्स के, ठीक है। टू अस्मिल अ रैट, टू अस्मिल अ रैट का मतलब क्या होता है साथियों, टू अस्मिल अ रैट का मतलब होता है सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसिट, मतलब कोई भी चीज को, मतलब किसी चीज पे संदेह होना, ठीक है, कोई भी गतिविधि पर संदेह होना, या फिर इसी को आप क्या बोलिएगा, इसी को आप कह सकते हैं कि डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ गलत का आभास होना, या फिर हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, मतलब एक कारण होना किसी पे संदेह करने का, ठीक है साथियों। तो सारा जितना भी अर्थ था सबका सेंस एक ही जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ किसी पे संदेह हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है, कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति पर या कोई दूसरे मतलब परिणाम पे क्या कर रहा है, वो संदेह कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, टू अस्मिल अ रैट। अगर हिंदी में बोलें और मुहावरे के टर्म में तो इसको बोलते हैं दाल में काला होना। जैसे कोई व्यक्ति आप सुने होंगे या फिर आप भी ने इस इडियम्स का बहुत बार इस्तेमाल किया होगा हिंदी में, आप गए होंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ आपको दिखा होगा, तो आप यूज करते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, ठीक है, बोलते हैं ना कि दाल में कुछ तो काला है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो किसी चीज पे आपको संदेह होता है तब ये आप इडियम यूज करते हैं, मुहावरा यूज करते हैं कि दाल में काला है, ठीक है साथियों। अब देखते हैं कि इसको आप याद कैसे रखेंगे लॉन्ग टाइम तक। तो इसका तरीका है फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो फिगर आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए एक लड़की है, एक महिला है, और उसके सामने एक रैट है। तो ये रैट को क्या कर रही है, स्मेल कर रही है। स्मेल मतलब क्या होता है, सूंघना, ठीक है, स्मेल कर रही है, जिसके थ्रू ये पता लगा रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। ये क्या कर रही है, स्मेल कर रही है। और देखिए चूहा इधर परेशान है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस फिगर के माध्यम से कि एक महिला थी, वो चूहे को स्मेल कर रही थी, ठीक है। चूहे का उसे स्मेल पता चला। जैसे आपको याद इस तरीके से रखना है कि ये महिला अपने घर में थी और आपको पता है घर में चूहा होता ही है। तो इसे क्या हुआ कि ये अचानक घर में कुछ ना कुछ गलत का आभास हुआ, ठीक है, कुछ लगा कि कुछ ना कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा है। तो उसने स्मेल करना शुरू किया, तो उसे रैट का स्मेल उसे पता चला कि यहाँ तो एक रैट है, तो मतलब उसे कुछ ना कुछ गलत का आभास हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एक महिला थी, उसने वो अपने रूम में थी, तो उसे कुछ ना कुछ गलत का आभास हुआ, तो उसने स्मेल करना शुरू किया, तो एक रैट वहां पे था, ठीक है। तो रैट को वो स्मेल कर रही थी, मतलब उसे कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। तो दाल में काला होना, संदेह हो रहा था, ठीक है। तो जब भी संदेह होगा तो उस वर्ड के लिए यूज करते हैं हम लोग स्मेल अ रैट, ठीक है साथियों। तो इस फिगर के माध्यम से आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अगला है साथियों टू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये भी बहुत शानदार है क्योंकि 9 बार आपके एसएससी ने पूछे हैं इस इडियम्स को। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है साथियों,
अब बुल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, मतलब एक ऐसा चीज जो अनएक्सपेक्टेड है, अचानक है, शॉकिंग, ठीक है, एक ऐसा चीज जो आप नहीं चाहते थे, अनवांटेड था, ठीक है। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं कि अ कंप्लीट सरप्राइज, ये निगेटिव डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। या फिर अ सडन कैलेमिटी, या फिर अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, मतलब एक ऐसा डिजास्टर जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये सारा जो आपका अर्थ था, इस किस इडियम का अर्थ था, तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का, ठीक है। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है आकस्मिक घटना, ठीक है, या फिर अचानक और शॉकिंग, एक ऐसा घटना होना जिसके बारे में आपने कोई भी अंदाजा नहीं किया हो। जैसे आप अभी अचानक सुने कोई आपके कोई फेवरेट पर्सन है ना बहुत अचानक बीमार पड़ जाए, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया साथियों, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो गया, अचानक, है ना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत ही हेल्दी पर्सन अचानक बीमार पड़ जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसको याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक देखते हैं, ठीक है। ये जो इडियम है इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए इस फिगर को। जब भी ये इडियम आपके एग्जाम में आता है, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो द ब्लू जो है साथियों, इससे आपको रिलेट करना है स्काई को, ठीक है। स्काई क्या होता है? स्काई ब्लू होता है। स्काई क्या होता है? ब्लू होता है। और बोल्ट, नट बोल्ट आप जानते हैं, ये आपका हो गया बोल्ट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका बोल्ट। तो आपको याद क्या रखना है, किस तरीके से ट्रिक कोई मतलब रिमेंबर रखना है लॉन्ग टाइम तक, तो आपको याद रखना है साथियों कि स्काई की तरफ से, मतलब ब्लू की तरफ से एक बोल्ट आपके सर के ऊपर गिरा। क्या गिरा? तो एक बोल्ट गिरा स्काई से, मतलब ब्लू की तरफ से, ब्लू मतलब स्काई, द ब्लू स्काई, ठीक है, इस तरीके से रिलेट करना है आपको। तो ये ब्लू का मतलब स्काई समझिएगा, तो आसमान से एक बोल्ट आपके सर पे गिरता है, तो ये आपके लिए क्या है साथियों, एक आकस्मिक घटना है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऊपर से भी बोल्ट गिर सकता है क्या, लेकिन ऊपर से एक बोल्ट आपके सर पे गिर गया, तो मतलब आपके लिए क्या हो गया, एक शॉकिंग इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। फिर से रिपीट करेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब द ब्लू, मतलब स्काई रिलेट करना, स्काई से एक बोल्ट गिरा, स्काई से एक बोल्ट, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो स्काई से आपका एक बोल्ट गिर रहा है आपके सर के ऊपर, तो ये क्या आपके लिए एक शॉकिंग इंसिडेंट है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से बोल्ट तो गिरता नहीं है ना। तो इस तरीके के माध्यम से आप इस इडियम्स को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, बीट अराउंड द बुश, ठीक है। साथ ही साथ मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साथियों, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं या फिर कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैं वहाँ डिस्कस करते रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पे पहले से ज्वाइन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बीट अराउंड द बुश, क्या है आपका अगला आइडिया? अगला आइडिया है साथियों, बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है साथियों कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ठीक है, मतलब मेन टॉपिक को अवॉइड करना, या फिर स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैटर। दो चीजें, या तो मेन टॉपिक को आप अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आप बात कैसे कर रहे हैं, तो मेन टॉपिक को जब आप अवॉइड कर रहे हैं मतलब आप घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, तो वही चीज अगले में लिखा हुआ है कि स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा कर बात को करना, सीधा सीधा बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे नेताजी होते हैं ना, वो बात को घुमा फिरा कर बात को करते हैं, ठीक है। तो फिर से रिपीट करेंगे, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है साथियों, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, या फिर घुमा फिरा कर बात करना। अब देखते हैं इसका ट्रिक क्या है, कैसे आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। साथियों इसका ट्रिक ये है, आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये जो फिगर लगाया मैंने आपके लिए लगाया, अब देखिए ये बुश, सबसे पहले बुश को आपको याद रखना है। बुश मतलब क्या होता है? झाड़ी होता है, ठीक है। बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी, ये आपको पहले से पता भी होगा, ठीक है। बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी। बीट मतलब पीटना। तो देखिए इसमें क्या हुआ ना कि एक सांप था, क्या था, एक सांप था, वो झाड़ी में घुस गया, मानिए एक सांप झाड़ी में घुस गया। अब जो कुछ व्यक्ति है, जैसे आप देखिए इस लड़की को देखिए, ये अब सांप जो है झाड़ी में घुसा है, ठीक है, तो झाड़ी में पीटना चाहिए था ताकि वो सांप मरे, ठीक है। तो ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, झाड़ी के बगल में यहां पे ये क्या कर रही है, डंडे से पीट रही है, हथौड़े से पीट रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो काम करना चाहिए था वो काम ये नहीं कर रही है, ठीक है। इसको झाड़ी में पीटना चाहिए था, लेकिन ये झाड़ी के अराउंड, चारों ओर, मतलब है ना, बाहर बाहर पीट रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर रही है, जो मेन पॉइंट था उसको ये नहीं कर रही है, ये मतलब जो मेन पॉइंट था उसको अवॉइड कर रही है। मेन क्या था? सांप को, झाड़ी में जो सांप था उसको मारना था, ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जो महिला है, ये सांप को मार नहीं रही है, बल्कि झाड़ी के अगल बगल उसको प्रहार कर रही है, ठीक है।
सेम दूसरा फिगर भी मैंने लगाया है, इसके थ्रू भी समझिए, ठीक है। झाड़ी इधर था, इधर इसको मारना था डंडे से, लेकिन ये इधर मार रहा है, मतलब झाड़ी के अराउंड मार रहा है, झाड़ी के चारों तरफ मार रहा है, लेकिन झाड़ी पर नहीं मार रहा है। तो जहां पे इसको मारना चाहिए था, इसको टास्क मिला था कि झाड़ी पे मारिए, ठीक है, तो जो इसको करना चाहिए था वो कर नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है, झाड़ी के अगल बगल इधर इधर मार रहा है, ठीक है, इधर ये हिट कर रहा है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बीट मतलब पीट रहा है अराउंड, चारों ओर, किसके, तो बुश के, झाड़ी के। तो एक व्यक्ति जो झाड़ी के चारों ओर पीट रहा है, लेकिन झाड़ी पर नहीं पीट रहा है, झाड़ी पर डंडे नहीं बरसा रहा है, मतलब क्या कि जो काम उसको मिला था वो नहीं कर रहा, वो घुमा फिरा कर काम कर रहा है, घुमा फिरा कर बात कर रहा है, ठीक है साथियों। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला आपका आइडियम से साथियों, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अगला क्या है आपका, अगला आपका ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब ऑन मतलब होता है खुद का, है ना, स्वयं का। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना राग खुद अलापना, इसका हिंदी में क्या होता है, अपना राग खुद अलापना, या फिर अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब खुद का ही तारीफ करना, खुद की तारीफ खुद से करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, इसी को बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है। अगर इस बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं प्रेज वन सेल्फ, मतलब खुद की प्रशंसा करना, या फिर टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, मतलब खुद के अचीवमेंट के बारे में ही सबको बता रहे हैं, देखो हम ये हो गए वो हो गए, है ना। तो आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो खुद के बारे में हमेशा बताते रहते होंगे कि हम ये हो गए, मतलब खुद का ही तारीफ वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये एडियम उनके लिए सटीक बैठता है, ठीक है। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या हो गया साथियों, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब खुद से ही खुद का तारीफ करना, ठीक है साथियों। चलिए अब देखते हैं इसको आप याद कैसे रखेंगे, ये जो इडियम है इसको आप लंबे समय तक याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक देखते हैं। तो आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, फिगर में देखिए ये जो लड़का है, ये पर्सन है, ये रैंक 1 पे है, किस पे है साथियों, रैंक 1 पे। तो ये रैंक 1 पोडियम पे, आप पोडियम देख सकते हैं, रैंक 1 है, इधर 2 3 ले लीजिए, ठीक है। तो ये रैंक 1 लाया है, लेकिन ये खुद ही बता रहा है, ठीक है, खुद ही ये क्या किया, मेडल ले लिया, खुद ही ये माइक से अथी से अनाउंस भी कर रहा है। तो ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, ट्रम्पेट का मतलब होता है जो बजाने वाला होता है ना, वाद्य यंत्र होता है ट्रम्पेट, ये ट्रम्पेट का ही फोटो है। तो ये क्या कर रहा है, ये पोडियम पे चढ़ गया है और खुद ही अपना तारीफ कर रहा है, खुद ही अपने बारे में बता रहा है, चिल्ला चिल्ला कर, देखो हम फर्स्ट आ गए। ये लड़का क्या कर रहा है, फिर से समझिएगा ट्रिक को, फोटो को समझिए। देखिए हमारा माइंड है ना, वो फोटो को जल्दी कैच करता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने फोटो लगाया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये जो व्यक्ति है ये रैंक 1 आया, ठीक है, 1 पे आया और खुद ही क्या कर रहा है, मंच पे चढ़ के खुद ही बता रहा है, देखो हम रैंक 1 आए हैं। क्या कर रहा है, ये ट्रम्पेट बजा रहा है, मतलब खुद ही वो खुशी मना रहा है, खुद ही बता रहा है कि देखो हम रैंक 1 लाए हैं, मतलब ये खुद का तारीफ खुद से कर रहा है, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आप इस फिगर के माध्यम से याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में आएगा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो आपका ये फिगर आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। ये पूरा जो भी अभी मैं बता रहा हूँ सारे स्लाइड का पीडीएफ भी मैं आपके टेलीग्राम पे डालूंगा, ताकि आप क्विक रिवीजन वहां से कर सकें, ठीक है। देखिए ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कि ब्लो वंस, ब्लो मतलब होता है बजाना, ठीक है। तो ट्रम्पेट मतलब कोई भी वाद्य यंत्र बजाने के लिए ब्लो वर्ड का यूज करते हैं, जिसको मुंह से बजाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति, वंस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद का ट्रम्पेट खुद बजा रहा है, ठीक है, मतलब खुद का राग अलाप रहा है, खुद ही तारीफ कर रहा है, ठीक है। जैसा कि एक लड़का, ये लड़का जो है क्या कर रहा है, खुद से अपना तारीफ कर रहा है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले इडियम्स की ओर हम सभी बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका इडियम्स है साथियों वो है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अगला क्या है साथियों, अगला इडियम्स है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ये भी इडियम्स 9 बार एसएससी ने रिपीट किए अलग अलग एग्जाम में। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अनस्टेडी या फिर इरेगुलरली, यानी लगातार नहीं है, अनस्टेडी है, ठीक है, या फिर इरेगुलर है, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो रेगुलर नहीं है, अनियमित है, ठीक है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, अनियमित होता है, ठीक है। तो ये तो इसका अर्थ था। आप देखते हैं इसका ट्रिक आप कैसे इसको याद रखेंगे साथियों। इसका ट्रिक है कि एक व्यक्ति है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति अपने बॉस के पास कॉल करता है, ठीक है, एक व्यक्ति अपने बॉस के पास कॉल करता है, ये देखिए इसका बॉस है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो अपने बॉस के पास कॉल कर रहा है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि सर अभी हम फिट नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहा है, अभी हम फिट नहीं है, जब फिट होंगे तब हम काम को स्टार्ट करेंगे। समझिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति अपने बॉस को कॉल कर रहा है और बोल रहा है सर अभी हम फिट नहीं है, हमारा तबीयत सही नहीं है, अभी हम फिट नहीं है, फिट महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम फिट नहीं है, तो जब हम फिट होंगे तब स्टार्ट करेंगे काम को, ठीक है, जब हम फिट होंगे तब काम को स्टार्ट करेंगे, अभी फिट हम नहीं है। तो बॉस क्या सोच रहा है कि ये जो इम्प्लॉय है ये बहुत ही ज़्यादा बहाना बनाता है, यानी ये जो इम्प्लॉय है वो अनियमित है, इरेगुलर है, ठीक है, ये हर बार बोलता है कि हम फिट होंगे तो आएंगे,
फिट होंगे तो काम स्टार्ट करेंगे, फिट होंगे तो काम स्टार्ट करेंगे, मतलब ये अनियमित है, ये हर बार बहाना बनाता है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं साथियों। फिर से बाय फिट एंड स्टार्ट, मतलब एक एम्प्लॉय अपने बॉस को कॉल करता है, बोलता है सर हम जब फिट होंगे तो काम को स्टार्ट करेंगे। तो बॉस क्या सोचता है कि ये व्यक्ति अनियमित है, ठीक है, ये रेगुलर नहीं है, हर बार यही बहाना बनाता है कि फिट होंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा साथियों? अनियमित, इरेगुलरली, अनस्टेडी, ठीक है। आई थिंक ये आपको याद रहेगा। अगला देखते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अगला क्या है साथियों? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये जो इडियम्स है इसको भी एसएससी 9 बार रिपीट किए हैं। इसका अर्थ क्या होता है साथियों? इसका अर्थ होता है वेरी क्विकली, बहुत ही तेजी से, बहुत ही शीघ्रता से, ठीक है, रैपिडली कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें मुहावरा के टर्म में, तो इसको बोलते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली। जैसे किसी के बारे में बोलते हैं ना, कोई बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर रहा है तो उसको बोलते हैं तुम तो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसी का इंग्लिश अर्थ होता है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। अब देखते हैं इसको आप याद कैसे रखिएगा। अब देखिए ये जो लिप्स वर्ड है साथियों, लिप्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? लिप्स का मतलब होता है खाई, है ना। लिप्स का मतलब क्या होता है? लिप्स का अर्थ होता है खाई। खाई मतलब जो आपका दरार होता है, खाई होता है। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब एक ऐसा व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि ये देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ भी पहाड़ है। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो खाई को, देखिए यहाँ पे बीच में क्या है साथियों? खाई है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खाई को, मतलब जो दरार है, जो गड्ढा है, उसको वो पार कर रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो, मतलब जो भी आपका लिप्स है, साथ ही साथ बाउंड मतलब समझिए बाउंड से बाउंड्री को रिलेट करिए, मतलब उसके रास्ते में जो भी खाई आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी बाउंड्री आ रहा है, कोई भी मतलब बाधा आ रहा है, तो ये व्यक्ति सबको पार करते जा रहा है, चाहे वो खाई आए या फिर बाउंड्री आए। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये उसके रास्ते में जो भी समस्याएं आ रही है सबको पार करते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों? कि वो अपने करियर में, अपने रास्ते में बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। तो बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब, जब भी ये बाय लिप्स एंड बाउंड आएगा तो आपको याद रखना है कि बाय लिप्स, लिप्स मतलब खाई होता है, बाउंड बाउंड्री से रिलेट करना है। तो उसके रास्ते में जो भी खाई या जो भी अड़चन आ रहा है उसको वो तेजी से पार करते जा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि बहुत ही तेजी से वो प्रगति कर रहा है, ठीक है। मानिए एक और व्यक्ति है जो यहाँ आके रुक गया है, ठीक है, यहाँ रुका हुआ है, वो देख रहा है कि यहाँ खाई है, कैसे पार होंगे। लेकिन एक और व्यक्ति है जो क्या किया, छलांग लगा दी यहाँ से यहाँ तक। फिर एक आगे खाई आएगा, ठीक है, इसमें भी छलांग लगा दिया, मतलब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कोई व्यक्ति यहाँ बैठा बैठा ही सोच रहा है अभी तक, ठीक है। तो आई थिंक ये इडियम्स जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो छूटेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला इडियम से साथियों आपका थ्रो थिक एंड थिन। अगला इडियम्स क्या है साथियों? थ्रो थिक एंड थिन। इसका मतलब क्या होता है? 9 बार ये भी रिपीटेड सवाल है आपका। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मतलब कोई भी परिस्थिति हो, आप किसी व्यक्ति को सपोर्ट करिए, मतलब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का अच्छा टाइम चल रहा तो भी सपोर्ट करिए, खराब टाइम, बैड फॉर्चून मतलब किसी का खराब टाइम चल रहा, खराब टाइम पीरियड चल रहा तो भी उसको सपोर्ट करिए, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों सिचुएशन में किसी व्यक्ति के साथ रहता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन, मतलब हर हाल में, क्या बोलते हैं उसे? हर हाल में। क्लियर? अब देखते हैं इसको आप याद कैसे रखिएगा। ये जो इडियम है साथियों थ्रो थिक एंड थिन, इसको आप याद कैसे रखिएगा? तो फिगर को देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट फिगर है और हमेशा के लिए याद हो जाएगा इस फिगर के माध्यम से। सबसे पहले देखिए थ्रो थिक, थिक मतलब क्या है साथियों? मोटा। तो इस व्यक्ति को थिक समझिए, ठीक है। ये व्यक्ति क्या हो गया? थिक हो गया। और ये व्यक्ति हो गया आपका थिन, ठीक है। तो एक तरीके से इडियम में फिर से लिखा है मैंने थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। मतलब आप समझिएगा इसको कि एक माँ होती है, ठीक है, माँ के लिए कोई व्यक्ति अगर मोटा भी है या कोई व्यक्ति पतला भी है, वो उसे हर हाल में एक्सेप्ट करती है, ठीक है। जो भी माँ होती है उसका जो बेटा है वो या तो थिक हो या थिन हो, मोटा हो या पतला हो, वो उसे हर हाल में क्या करती है साथियों? एक्सेप्ट करती है। तो आपको याद रखना है कि थ्रो थिक, थिक मतलब मोटा व्यक्ति, ठीक है। तो या तो उस माँ का जो पुत्र है वो मोटा है, या तो उस माँ का जो पुत्र है वो पतला है, लेकिन उनके लिए वो पुत्र ही है, उनके लिए वो बेटा ही है, और उनको वो एक्सेप्ट करेगी, उतना ही प्यार देगी, जितना प्यार वो अपने पतले वाले बेटे को देगी उतना ही प्यार वो मोटे वाले बेटे को देगी, ठीक है। उनके लिए पतला मोटा कोई भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब हर हाल में वो उनको एक्सेप्ट कर रही है। तो इससे रिलेट वही करना है कि सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, जो भी आपके साथ परिस्थिति बन रही है हर हाल में आपको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका जो अगला इडियम से साथियों वो है आपका टू टर्न अ डीफ ईयर। अगला क्या है, अगला इडियम से टू टर्न अ डीफ ईयर। इसका मतलब क्या होता है, टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है, ये भी 9 बार आपके एसएससी ने रिपीट किए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 बार पूछा गया आपके एग्जाम में। इसका मतलब होता है कि डिसरिगार्ड, किसी को क्या करना, किसी को मतलब कोई आपको बोल रहा है उसको आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उसके प्रति आप मतलब रिगार्ड मतलब सम्मान नहीं दर्शा रहे। या फिर इसी को क्या बोलेंगे, इसी को आप कह सकते हैं रिफ्यूज टू ओबे, मतलब कोई व्यक्ति आपको कुछ काम कहा, आपने उसका रिफ्यूज कर दिया, मतलब उसके काम को, उसके आज्ञा को आपने नहीं माना। या फिर इसी को क्या बोलेंगे, टू बी इनडिफरेंट, मतलब आप मतलब जो है वही आप बने रहें, ठीक है, मतलब आप ज्यादा अपने आप में परिवर्तन चेंजेज नहीं ला रहे हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टू बी इनडिफरेंट। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। इसी को और क्या बोल सकते हैं, तो टू पे नो हीड, इसी को आप क्या बोल सकते हैं साथियों, इसी को बोल सकते हैं टू पे नो हीड। नो हीड का मतलब होता है कि आप कोई व्यक्ति कितना भी चिल्ला रहा है ना, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो अर्थ था ना, ये अलग अलग इसलिए लिखा हुआ कि आपके जब ये क्वेश्चन आपके से ये पूछे जाएंगे तो या तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है या ये भी रह सकता है, मतलब इसमें से कोई भी आपके ऑप्शन में रह सकते हैं। तो इसलिए हर एक पार्ट को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है साथियों, तो ये ध्यान रहेगा आपका। अब देखते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है कि सुनी अनसुनी कर देना, मतलब कान पर जूं ना रेंगना। आप जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुनाते होंगे, वो व्यक्ति आप बढ़िया से रिस्पॉन्ड नहीं करता होगा, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े ढीठ हो, ठीक है, तुम्हारे कान पर जूं नहीं रेंग रहा है, बोलते हैं ना, तुम तो बहुत बड़े ढीठ हो, तुम्हारे कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, मतलब आप जो काम कर रहे हैं ना, जो चीज़ कर रहे हैं वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है। जैसे फिगर को ध्यान से देखिए, टू टर्न अ डीफ ईयर, तो ये इडियम्स जब भी आएगा तो फिगर को रिलेट करना है कि ये व्यक्ति जो है ये चिल्ला रहा है, देखिए ये व्यक्ति क्या है, चिल्ला रहा है इस पे, लेकिन ये जो देखिए ये व्यक्ति चिल्ला रहा है इस पे, लेकिन ये व्यक्ति अपना कान को बंद किए हुए, ये व्यक्ति क्या है, कान को बंद किया, मतलब इसकी बात को, इसकी भड़ास को ये सुन नहीं रहा है, इसकी मतलब ये जो भी बात कहना चाह रहा है ये व्यक्ति सुन नहीं रहा है, मतलब ये कान को बंद कर लिया, मतलब क्या हो गया, डीफ हो गया। डीफ मतलब होता है बहरा, ठीक है, डीफ हो गया। तो टर्न अ डीफ ईयर, मतलब अपने ईयर को वो टर्न किस में कर लिया, तो डीफ ईयर में, अपने ईयर को टू टर्न अ डीफ ईयर, अपने ईयर को वो किस में कन्वर्ट कर लिया, डीफ ईयर, मतलब बहरे के कान में कन्वर्ट कर लिया। तो बहरे का कान क्या होता है, सुनाई नहीं देता है। तो मतलब जब आप अपने कान को बंद करेंगे साथियों, तो मतलब क्या होगा कि आप किसी की बातों को सुन नहीं पाएंगे। जैसे एक और फिगर से समझिए इसे, ये जो व्यक्ति है ये चिल्ला रहा है, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, अपने कान में कुछ मतलब बंद किए हुए कान को, इसकी आवाज को नहीं सुन रहा, अपना ये अपने में ही मगन है, ठीक है। ये व्यक्ति कितना भी कुछ बोल रहा है, ये व्यक्ति सुन रहा नहीं है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये अपने कान को, फिर से देखिए इडियम पे वापस आते हैं, अपने कान को एक डीफ यानी बहरे के कान में टर्न कर लिया, अपने कान को एक बहरे के कान में टर्न कर लिया, मतलब अब एक बहरा जैसा ये बिहेव कर रहा है, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो, ठीक है। तो मतलब इसके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको ये, ठीक है साथियों। चलिए अगला इडियम से साथियों, एट द 11th आवर। ये बहुत ही शानदार इडियम से, आसान भी है, ठीक है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये 8 बार अलग अलग एग्जाम में एसएससी ने रिपीट किए हैं, पूछे हैं। चलिए सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं कि एट द 11th आवर का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है साथियों एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम क्षण पे, आखिरी मौके पे, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक, ये जो आपका इडियम्स दिया हुआ था एट द 11th आवर, इसका आप ट्रिक देखिए कि आप इसको कैसे आप याद रख पाएंगे। तो इसका ट्रिक ये है साथियों कि आपको कोई काम करने का टाइम दिया गया था और कहा गया था कि 11 बजे तक काम को कंप्लीट करना है। क्या कहा गया था, 11 बजे तक काम को कंप्लीट करना है। तो आप 11वें घंटे में ही हैं, एट द 11th आवर, ठीक है। जैसे ही 11 बजेगा, ठीक है, क्या है, जैसे आप घड़ी को देखें यहाँ 11 बज रहे हैं, ठीक है, ये अभी जस्ट 1 मिनट लेफ्ट है, ठीक है। जैसे ही ये जो मिनट का जो है ये यहाँ पे जाएगा तो ये टाइम अप हो जाएगा। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि एट द 11th आवर मतलब 11वें घंटे में कोई व्यक्ति, आपको कहा गया था कि 11 बजे तक काम खत्म करना है, 11 बजे तक काम को खत्म करना है, लेकिन अभी 11 जस्ट बजने वाला है, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे काम अभी चल रहा है। जैसे ही 11 बजेगा आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो जब भी एडीएम्स आएगा आपके एग्जाम में कि एट द 11th आवर, तो आपको रिलेट करना है 11th आवर मतलब 11वें घंटे में हम हैं, 11 जैसे ही बजेगा खत्म, ठीक है। तो 11वें घंटे में मतलब अंतिम क्षण पे हैं, ठीक है। क्या है साथियों, अंतिम क्षण पे हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है, इस फोटो के माध्यम से आपको याद रखना है कि 11 बजने में जस्ट 1 मिनट बाकी थे, ये मिनट वाला काटा, जैसे ही यहाँ 12 पे जाएगा मतलब आपका 11 कंप्लीट बजेंगे, टाइम अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका जो इडियम से साथियों वो है आपका ब्रेक द आइस।
इसको भी एसएससी ने 8 अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं। ब्रेक द आइस का अर्थ क्या होता है? तो ब्रेक द आइस का अर्थ होता है साथियों इनिशिएट समथिंग, किसी काम की शुरुआत करना, ठीक है। या फिर और क्या बोलेगा आप और बोल सकते हैं टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत प्रारंभ करना, या टू मेक समवन कंफर्टेबल, किसी को कंफर्टेबल महसूस कराना। कब करा सकते हैं? माने कोई व्यक्ति शांत बैठा हुआ है, दो व्यक्ति है शांत एकदम बैठा हुआ है, तो हम उससे बातचीत करके उसको कंफर्टेबल महसूस करा रहे हैं, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं बातचीत प्रारंभ करना या फिर चुप्पी को तोड़ना। क्या बोलेंगे? चुप्पी को तोड़ना या फिर बातचीत प्रारंभ करना, बातचीत को शुरू करना। क्लियर? जैसे देखिए अब इसका ट्रिक देखिएगा, ब्रेक द आइस, आइस मतलब बर्फ। ये जो एक लड़की है, ये क्या कर रही है? ये नीचे देखिए बर्फ पे बैठी हुई है। ये क्या है साथियों? ये आपका आइस है, ठीक है। तो ये आइस पे बैठी हुई है और इसी को तोड़ रही है। ये आइस पे बैठी हुई है तो इसी को क्या कर रही है? तोड़ रही है। मतलब एकदम अभी ये हॉल था, ऐसे समझिए ये एक हॉल है ऐसे करके, ठीक है। तो हॉल में अभी ये चुप्पी था, एकदम शांत था, एकदम सब लोग क्या थे? शांत बैठे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो लड़की थी क्या की, एक बर्फ का टुकड़ा लाई, ठीक है। ये बर्फ का टुकड़ा लाई और उसको तोड़ना शुरू की, ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना शुरू की। तो वहां कुछ आवाज होगा, मतलब जो चुप्पी था वो टूट गया। तो जैसे ही आवाज होगा तो आपस में लोग बात करने लगेंगे, देखो बर्फ तोड़ रही है ना, इस तरीके से बात करने लगेंगे। तो आपको रिलेट करना है साथियों कि ब्रेक द आइस जैसे ही एडियम्स आएगा तो मतलब एक लड़की है जो आइस को तोड़ रही है। जैसे ही वो लड़की आइस को तोड़ती है, कुछ आवाज होता है तो लोग आपस में बात करने लगते हैं। मतलब चुप्पी जो थी वो खत्म हो जाती है, बातचीत वापस से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला जो एडियम्स है आपका वो भी शानदार है, 8 बार पूछा गया आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में। क्या है एडियम्स आपका साथियों? एडियम्स है बरी द हैटचेट। इडियम से आपका बरी द हैटचेट। बरी द हैटचेट का मतलब क्या होता है कि टू मेक पीस, मतलब एकदम शांति कायम करना, ठीक है, शांत रहना। या फिर फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। देखिए ये जो अलग अलग लिखे गए हैं ना, आपको हर एक को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आपके ये क्वेश्चन में आए और ऑप्शन में ये ना दे के ये वाला ऑप्शन दे दे, ठीक है सबका मतलब सेम ही है, ठीक है। लेकिन आपको हर एक पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में क्या आएगा साथियों ये आपको भी नहीं पता है, ठीक है। क्लियर? तो बरी द हैटचेट का मतलब क्या होगा? टू मेक पीस या फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है झगड़ा को खत्म करना। इसका हिंदी क्या होता है? झगड़ा को खत्म करना। अब देखिए इसको आप याद कैसे रखिएगा। सबसे पहले आपका जो यहां लिखा हुआ है साथियों हैटचेट, हैटचेट का मतलब क्या होता है? हैटचेट जो लिखा हुआ है साथियों इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स यानी कुल्हाड़ी, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्स यानी कुल्हाड़ी। और आप बरी मतलब होता है किसी को दफनाना। बरी का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं, कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक भी नहीं है, एकदम सीधा जो आपके क्वेश्चन में आएंगे, जैसे बरी द हैटचेट क्वेश्चन लिखा रहेगा तो उसी से आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसी से ट्रिक। ऐसा नहीं कोई नया ट्रिक बना रहे हैं एकदम पूरा बहुत हाई फाई ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इतना सिंपल बना रहा हूं कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह पाए। तो बरी मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, बरी मतलब दफनाना होता है, ठीक है, दफनाना, गाड़ना किसी को, ठीक है। तो हैटचेट का मतलब था साथियों कुल्हाड़ी। हैटचेट का मतलब कुल्हाड़ी, बरी, और ये बरी का मतलब दफनाना। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जो कुल्हाड़ी को दफना रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है? वो कुल्हाड़ी को दफना रहा है। हैटचेट का मतलब क्या था? हैटचेट का मतलब कुल्हाड़ी। जैसे ध्यान से देखिए ये जो व्यक्ति है, ये पर्सन है, ये कुल्हाड़ी को दफनाने गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? एक गड्ढा बनाया और उसमें कुल्हाड़ी को दफना दिया। अब इसके पास लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुल्हाड़ी था, लेकिन कुल्हाड़ी को इसने क्या किया साथियों? दफना दिया, मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। तो अब इसके पास कुछ बचा क्या लड़ने के लिए? तो इसके पास चूंकि कुछ बचा नहीं लड़ने के लिए, तो क्या अब ये लड़ाई करेगा? अब ये लड़ाई नहीं करेगा। मतलब ये अपने सारे पुराने झगड़े को वो भूल गया है, अब ये शांति वाला जीवन जीना चाहता है। इसीलिए तो वो अपने हथियार को जमीन में दफना दिया। टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, मतलब एकदम पास्ट क्वेरल्स, जो पुराना जो भी झगड़ा था सबको खत्म कर लिया है और एकदम अब चाहता है कि अब शांत वाला जीवन हम जिए, ठीक है। तो इस फोटो के माध्यम से आप इसको याद रखिएगा। जब भी आएगा एग्जाम में बरी द हैटचेट, हैटचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी को कोई व्यक्ति जाके बरी कर रहा है, दफना रहा है, मतलब वो अपने सारे लड़ाई झगड़े को भूल के अब वो शांति वाला जीवन जीना चाह रहा है, ठीक है साथियों। चलिए अगला इडियम से साथियों आपका कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। देखते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है। ये 8 बार आपके अलग अलग एसएससी एग्जाम में पूछे गए। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है साथियों एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। मतलब कोई भी आप ऐसा समझिए कि आप जब स्कूल में जाते थे या स्कूल लेट होता था तो आप अलग अलग तरह का बहाना बनाते थे, ठीक है। तो एक ऐसा एक्सप्लेनेशन या एक्सक्यूज मतलब बहाना
जो एक अलग तरह का मतलब कहानी दे, मतलब वो रियल में हो नहीं सकता है, ठीक है। या फिर उसी को कह सकते हैं एब्सर्ड स्टोरी। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। एब्सर्ड मतलब क्या होता है साथियों, ये वर्ड है, पूछा हुआ है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेढंगा, ठीक है। तो एक ऐसा बेतुका कहानी आप बता रहे हैं। या फिर इम्प्रोबेबल स्टोरी, एक ऐसा कहानी जो हो नहीं सकता है, ठीक है। इम्प्रोबेबल, उसकी संभावना नहीं है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेगा, बेसिर पैर या ऊट पटांग की बात करना, मतलब बिना सिर पैर का बात करना। जैसे याद कैसे रखिएगा, जैसे नाम में ये साथियों कॉक। कॉक का मतलब क्या होता है, कॉक का मतलब होता है मुर्गा, है ना। कॉक का मतलब क्या होता है साथियों, मुर्गा। तो आप ऐसे याद रखिए कि कॉक और बुल, बुल मतलब क्या होता है, सांड, ठीक है, आपको पता है। तो आप जैसे गए, ठीक है, आप जैसे गए स्कूल गए, तो स्कूल में आपके टीचर ने पूछा कि लेट क्यों हुआ, तो आप वहां कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो एक कॉक था और एक बुल था, वो आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। एक कॉक, जैसे आप देखिए फोटो में, देखिए ध्यान से, फोटो देखिए, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। फोटो में देखिए एक कॉक है, ठीक है, ये कुछ बोला, फिर जो आपका बुल है ये कुछ बोला, तो ये आप अपने टीचर को सुना रहे हैं। अब टीचर को तो पता है कि कॉक और बुल आपस में बात करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको तो भली भांति पता है। तो मतलब उनके लिए आप जो बातें बता रहे हैं कि एक मुर्गा और एक जो आपका बुल था वो आपस में बात कर रहा था, तो उनके लिए तो ये बिना सिर और पैर का बात है ना। ये जो कहानी आप सुना रहे हैं उनको, उनके लिए ये ऊट पटांग की बातें हैं, फिर आपका जबरदस्त धुलाई होगा, ठीक है साथियों। तो जब भी ये आपका आएगा, जब भी ये आता है इडियम्स आपके एग्जाम में, कॉक एंड बुल स्टोरी, तो रिलेट करना है कॉक एंड बुल का कोई स्टोरी हो सकता है क्या रियल में, दोनों आपस में बात कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ये इमेजिनेशन है, ठीक है, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, बात थोड़े कर सकते हैं। मतलब ये बिना सिर और पैर की बात होगी, ठीक है। अगर बात करेंगे तो कैसा बात होगा, बिना सिर और पैर का। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला इडियम से साथियों गेट आउट ऑफ हैंड। अगला इडियम्स क्या है, अगला इडियम से गेट आउट ऑफ हैंड। इसे भी एसएससी ने 8 बार पूछे आपके अलग अलग एग्जाम में। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टू बिकम अनकंट्रोलेबल। इसका मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल, मतलब आप ऐसा बनना जो जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, ठीक है। या फिर गेट आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर चले जाना। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे हाथ से निकल जाना। हिंदी में क्या बोलेंगे, हाथ से निकल जाना, बेकाबू होना। कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस है जो आपके हाथ से बाहर चला गया है, आप उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, उसे ही हम लोग बोलेंगे गेट आउट ऑफ हैंड। जैसे 2 अलग अलग फिगर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे देखिए यहाँ इसके हाथ में कुछ एक, यहाँ पे कुछ चीजें थी, ठीक है, तो इसके हाथ से ये बाहर चली गई, ठीक है, ये उड़ गई, ये ऊपर जा रही है, उड़ रही है, ठीक है। तो ये व्यक्ति के, ये लड़के के हाथ से ये चीजें बाहर चली गई, मतलब अब इसके ये जो चीज है इसके नियंत्रण में नहीं है। ये जो वस्तु है साथियों, ये अब इस लड़के के नियंत्रण में नहीं है, इसके हाथ से बाहर चली गई, तो वही लिखा हुआ गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से बाहर चला गया कोई चीज, ठीक है। तो ये एक इससे याद रखें। दूसरा फिगर से आप समझिए कि ये देखिए एक टीचर बैठी हुई है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक टीचर बैठी हुई है। आप ध्यान देखिए, यहाँ पे एक टीचर बैठी हुई है और पूरे क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं, एकदम शरारत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कोई मोबाइल चला रहा है, कोई एकदम जहाज उड़ा रहा है, तो सब क्या कर रहे हैं, आपस में कोई बात कर रहा है घूम के, और टीचर यहाँ पे चिल्ला रही है, ठीक है। तो टीचर से क्या है, गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब टीचर के हाथ से ये सब बच्चे क्या है, बाहर हो गए, ठीक है। टीचर बता रही है लेकिन ये बच्चे बात को नहीं मान रहे हैं, तो ये टीचर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। हैंड मतलब हाथ, गेट आउट मतलब बाहर हो गया, हाथ से कोई व्यक्ति बाहर हो गया, मतलब नियंत्रण से बाहर हो गया, ठीक है। तो फिगर के माध्यम से आप इस इडियम्स को बेहतरीन तरीके से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं साथियों, ठीक है। आई थिंक ये आपको याद रहेगा। तो आज का ये जो सेशन है साथियों यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके अगले पार्ट में, इसके बाद जो आपके ब्लैक बुक में दिया गया वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। और देखिए ये जो आपका बुक है, ये बेहतरीन बुक है, वोकैबुलरी का ब्लैक बुक, ठीक है। इसी से प्रयास करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उन सारे सेगमेंट को मैं कवर कराऊंगा। साथ ही साथ प्लिंथ टू पैरामाउंट का जो सीरीज चल रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी, लगभग खत्म हो गया। जो पोर्शन आपके प्लिंथ टू पैरामाउंट में बचे हुए हैं उन सारे पोर्शन को भी जल्द खत्म कराने का प्रयास करूंगा। और आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जा सकते हैं, सर्च करिएगा एसएससी विद्यालय, या फिर इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, जय हिंद।